नमस्कार श्रोताओं, समसामयिक विषयों के साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग के इस अंक में मैं रितिका गुप्ता आपका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, देश से होने वाली रत्न आभूषण निर्यात में राजस्थान का विशेष योगदान है। जयपुर देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण रत्न और आभूषण केंद्रों में से एक है। जयपुर रंगीन रत्नों की कटिंग और पॉलिशिंग के लिए वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान रखता है। हाल ही में केंद्रीय बजट 2022-2023 में रत्न आभूषणों पर सीमा शुल्क में कटौती की घोषणा की गई है। आजादी के अमृतकाल में किए गए बजट प्रस्ताव रत्न आभूषण के क्षेत्र में काम कर रहे उद्यमियों को राहत देने के साथ ही इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार की बूस्टर डोज मानी जा सकती है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे इन प्रस्तावों से प्रदेशवासियों और रत्न आभूषण से जुड़े लोगों को क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। बजट प्रस्तावों के राज्य की जनता और आर्थिक परिदृश्य पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के बारे में आकाशवाणी संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी ने जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष राजीव जैन के साथ बातचीत की। श्री जैन ने बताया कि रत्न आभूषणों में ड्यूटी में छूट से इस कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। जैन साहब, आपका स्वागत है आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए। हम जानना चाह रहे हैं कि अभी रत्न आभूषण के क्षेत्र में जो बजट आया है वो किस प्रकार का बजट रहा है, कई प्रकार की छूट दी गई है, तो राज्य में जो रत्न कारोबार है उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कुछ चीजें हैं जिसमें राजस्थान में जो व्यापार हो रहा है जवाहरात का, उसमें थोड़ा सा फायदा होगा। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग 2.5% मांग रहे थे, 7.5% ड्यूटी है कट और पॉलिश्ड डायमंड की और कलर स्टोन की जो इंपोर्ट करते हैं विदेशों से। तो उसमें सरकार ने 7.5 से घटा के उसको 5% किया है। तो 2.5% का वो फायदा एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाता है, क्योंकि यहाँ कंज्यूम नहीं होता कलर स्टोन इंडिया में। हम जो विदेशों से मंगाते भी हैं वो ज्वेलरी में लग के वापस एक्सपोर्ट होता है। तो उसमें कुछ फायदा होगा 2.5% का, लेकिन फिर भी अभी 5% रह गया है। तो एक तो ये चीज है, और दूसरा एक क्लैरिफिकेशन सरकार ने किया है कि जो डायमंड की रफ आती है, इंपोर्ट होता है, वो एक तो आती है रफ, जैसे माइन में निकलती है, धुल के साफ होके आ जाती है। एक होती है उसका जो इंक्लूजन होता है या उसको बीच में से काट देते हैं, उसको बोलते हैं सॉन रफ। तो है तो वो भी रॉ मटेरियल, पर अभी तक उस पर ड्यूटी लग रही थी। तो वो इस बार बजट में क्लैरिफिकेशन दे दिया है सरकार ने, तो अब उस पर ड्यूटी निल हो गई है, क्योंकि रफ पे जो रॉ मटेरियल है उस पर ड्यूटी निल है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया में 90% से ज्यादा डायमंड जो है वर्ल्ड का, वो कट और पॉलिश होता है नंबर्स में, नंबर ऑफ पीसेस। तो मतलब ये है कि हमारी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी 10 डायमंड बिकते हैं तो उसमें 9 कट एंड पॉलिश इन इंडिया होते हैं। तो इसलिए रॉ मटेरियल पे ड्यूटी नहीं रखी। तो दो चीजें तो ये हैं, और बाकी एक मोती पे 10% ड्यूटी थी। मोती भी बना के एक्सपोर्ट ज्यादा होता है आजकल, उसकी ज्वेलरी बन के जाती है, तो वो 10% ड्यूटी थी, उसको 5% किया है। और एक ये जो ज्वेलरी इंपोर्ट होती थी, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी जिसको कहते हैं, ब्रास की या अदर मेटल की जो फैशन ज्वेलरी होती है, वो भी काफी ज्वेलरी इंपोर्ट हो रही थी, पर उस पे अभी ड्यूटी लगाई है, और वो 20% या 400 रुपए प्रति किलो जो ज्यादा हो, तो उस हिसाब से लगाई है, क्योंकि उससे फायदा ये है कि अपनी यहाँ की जो इंडस्ट्री है वो प्रमोट हो। नहीं तो विदेशों से मंगा के और यहाँ पे बेचने से तो कोई फायदा है नहीं। यहाँ मैन पावर कैसे बढ़ेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा, तो ये दिमाग में रखते हुए सरकार ने इसमें ड्यूटी लगाई है। जैन साहब, कई सारे विषयों पे आपने बातचीत की है। मैं जानना चाहूंगा कि देश की अर्थव्यवस्था में जो ज्वेलरी उद्योग, रत्न आभूषण का जो फील्ड है, उसमें कितना बड़ा योगदान है उसका, और ये जो सारे आपने बताया कि ये जो अनाउंसमेंट हुए हैं बजट में, तो इससे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये जो सेक्टर है इसका क्या है? मैं आपको बताऊं कि हमारा इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर के बाद हमारा जो एक्सपोर्ट है रत्न और जवाहरात का, वो करीब 15-15.5% टोटल एक्सपोर्ट का हमारा शेयर है। तो वो काफी बड़ा शेयर है। पूरे वर्ल्ड में अगर डायमंड और कलर स्टोन की कभी बात होती है तो इंडिया का नाम आता ही आता है, क्योंकि इंडिया उसमें लीडरशिप पोजीशन में है। ई कॉमर्स के ऊपर भी काफी बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो सरकार ने इसके ऊपर भी एक पूरे सिंप्लीफाइड रेगुलेशंस बनाने के लिए बोला है, जो जून 2022 तक तैयार हो जाएंगे।
ई कॉमर्स में क्या है कि यहाँ बैठे हुए पूरे वर्ल्ड के ग्राहकों को टैप किया जा सकता है, कंज्यूमर्स को, और ये बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। तो एक बार ये रेगुलेशंस बन जाएंगे तो इससे भी काफी लोगों को सहूलियत रहेगी। मैं ईज ऑफ डूइंग की बिजनेस की बात कर रहा हूँ, और एक ये ECGLS स्कीम है, इसमें MSME के लिए 50,000 करोड़ का और प्रावधान किया है। तो बैंक से जो लोन लेते हैं उसमें एक फंड और बनाया है, तो जो भी डिजर्विंग है बिजनेसमैन वो ये फंड ले सकते हैं, तो व्यापार बढ़ सकता है। दूसरा क्या होता था कि हम कोई भी इम्पोर्ट आता था या कुछ होता था तो बैंक गारंटी देनी पड़ती थी कस्टम में, कि तो वो बैंक गारंटी की जगह श्योरिटी बॉन्ड्स कर दिए हैं। तो श्योरिटी बॉन्ड में ये होता है कि एक बार आपने ले लिया तो वो रीयूज हो सकता है। बैंक गारंटी हर बार बनती थी, फिर हर बार जब हम एक्सपोर्ट कर देते थे फिर वहाँ कस्टम से गारंटी वापस लेके बैंक में देना पड़ता था, तो खर्चा काफी होता था और समय की बर्बादी बहुत होती थी। तो कुछ चीजें हैं जो जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए सरकार ने की है, सारे वेलकम स्टेप हैं जितने किए हैं, और इससे व्यापार बढ़ना ही चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। इसी क्रम में मेरे सहयोगी सुदर्शन नाहर ने जयपुर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की सचिव अजय काला से बातचीत की। श्री काला ने बताया कि नकली गहनों यानी इमिटेशन ज्वेलरी से संबंधित कर प्रस्तावों से रत्न आभूषण व्यवसायियों को राहत मिलेगी। ये बजट में जो रत्न आभूषणों पर कस्टम ड्यूटी में छूट का प्रस्ताव किया गया है, इस व्यवसाय को और व्यवसायियों पे क्या रचनात्मक प्रभाव पड़ेगा? बहुत लंबे समय से हम सरकार से मांग कर रहे थे कि जो भी हमारे यहाँ रेडी गुड्स यानी फिनिश्ड माल जो बाहर से आता है उस पे 7.5% ड्यूटी जो लगाई जा रही है उसको बिल्कुल हटाया जाए या 2.5% किया जाए। इसका मेन पर्पज ये था कि जो बाहर से यानी बैंकॉक से या USA से या अदर कंट्री से जो भी हम रेडी गुड्स मंगाते हैं अपनी ज्वेलरी में सेटिंग के लिए, या हमारे यहाँ के हैदराबाद की साइड में या कलकत्ता साइड में जो भी ज्वेलरी बनती है और जयपुर में भी जो बनती है, उसके लिए हमारे को रेडी गुड्स चाहिए थे, वो बहुत महंगे पड़ रहे थे 7.5% ड्यूटी होने के कारण। हमें खुशी है कि वित्त मंत्री जी ने हमारी बात सुनी और उस ड्यूटी को 7.5% से घटा के 5% कर दिया। इमिटेशन के बारे में भी उन्होंने थोड़ा सुगम किया है, सिस्टमेटाइज किया है, उससे इमिटेशन का व्यवसाय काफी बढ़ेगा। और खासतौर से जो चाइना से जो माल आ रहा था और एक ढंग से डंप हो रहा था हमारे यहाँ ड्यूटी के कंफ्यूजन की वजह से, माल सस्ता मंगा के उसको बेचा जा रहा था, पर अब इस नई पॉलिसी से, नई घोषणा से ये इमिटेशन का व्यापार भी भारत में बहुत बढ़ेगा। ये मैं समझता हूँ एक सकारात्मक घोषणा सरकार ने की है। जी, तो इमिटेशन ज्वेलरी का जो व्यवसाय है वो बढ़ने की पूरी संभावना है? पूरी संभावना है, जी हाँ। और इमिटेशन क्या हो रहा है कि यंगर जनरेशन से लेके और सस्ती ज्वेलरी जो चल रही है, फैशन ज्वेलरी भी बोलते हैं, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी भी उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, और जिसके बारे में बहुत सस्ती भी होती है वो, पर उसका एक नया मार्केट बन रहा है। और ट्रेवलिंग में भी आजकल जो देश विदेश में लोग जा रहे हैं उसमें भी इमिटेशन ज्वेलरी से लोग काम चला रहे हैं, क्योंकि जोखिम भी है और फिर आने जाने में दिक्कत नहीं हो। उस सारी बातों को देखते हुए इमिटेशन ज्वेलरी चल रही है और वो लोकप्रिय भी हो रही है। इन सब का फायदा मैन्युफैक्चरिंग में भी होगा कि हम एक एक्सपोर्ट हब भी बन जाएंगे इमिटेशन ज्वेलरी के। कुल मिला के हम बजट के बारे में कह सकते हैं कि सरकार का सोच जाहिर हुआ है, सरकार का सोच हमारे ट्रेड के प्रति सहानुभूति पूर्वक है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जी काला साहब, ये जो अभी बजट प्रस्ताव हैं, इनसे देश की अर्थव्यवस्था को गति देने की दिशा में कितना प्रभाव पड़ने की संभावना है, और अर्थव्यवस्था में रत्न आभूषण क्षेत्र का कितना योगदान है अभी? देखिए, आपने जो मूल बात की है बजट की, वो इसमें कोई शक नहीं है कि वित्त मंत्री जी का दूरदर्शितापूर्ण व्यवहार रहा और उन्होंने एक जो घोषणाएं की है उसमें ये आधार रखा है कि विकास लगातार हमारा बढ़ता रहे, विकासोन्मुखी जो बजट की बात कही जा रही है। और वित्त मंत्री जी ने विकास पे ज्यादा जोर डाला है, कई चीजें सिस्टमेटाइज की है उन्होंने और कई चीजों में जो लूप होल थे उसको रोका है। इस कारण हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये बजट देश में विकास को बढ़ावा देगा। और जहां तक आपने दूसरा सवाल किया है कि जवाहरात के उद्योग का क्या, हमारा 7% योगदान है जीडीपी में जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का, और दुनिया भर में हमारे यहाँ करीब करीब 14 डायमंड यानी 15 में से 14 डायमंड की कटिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है। इस कारण हमारा बड़ा 3 लाख करोड़ तक का हमारे कंट्रीब्यूशन की बात होती है और हम लोग फिर आयात भी अच्छा खासा करते हैं, पर वैल्यू एडिशन बहुत बड़ी मात्रा में है। जवाहरात के उद्योग को विलासिता के बजाय इस रूप में देखना चाहिए कि ये कितने लोगों को रोजगार दे रहा है। हम लोग कोई पॉल्यूशन नहीं फैलाते, यानी जवाहरात इंडस्ट्री एक इन्वेस्टमेंट के रूप में इसको एक आम आदमी की जरूरत को पूरा किया जा रहा है। तो इस कारण ये जवाहरात इंडस्ट्री की उपयोगिता बहुत ज्यादा है, वैल्यू एडिशन में है,
सांप्रदायिक सद्भाव में भी हम किसी रूप में योगदान लगातार दे रहे हैं। हमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए जगह ज्यादा नहीं चाहिए और सारा काम बहुत सुचारू रूप से चलता है एंड दे आर द बिगेस्ट टैक्स पेयर्स ऑल्सो। तो कुल मिला के जवाहरात इंडस्ट्री का देश के आर्थिक योगदान, जैसा आपने पूछा है, आर्थिक गति में, आर्थिक उन्नति में लगातार योगदान है। गहनों के निर्यातक महावीर शर्मा ने आकाशवाणी से बातचीत में वित्त वर्ष 2022-2023 के बजट को विकासोन्मुखी बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल मुद्रा के बारे में स्पष्टीकरण स्वागत योग्य कदम है। श्री महावीर शर्मा ने बताया कि इस बजट से रोजगार के अवसर बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि राजस्थान की दृष्टि से देखा जाए तो ये बजट कैसा रहा है, किन क्षेत्रों में राजस्थान की जनता को फायदा मिलने की उम्मीद है, और ओवरऑल देखें तो बजट किस तरह से रहा है, आप कैसा देखते हैं इसको? देखिए, मेरा ये मानना है कि बजट जो भी है वो काफी दूरगामी है और आई थिंक प्रदेश में नहीं पूरे देश में ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला है और अल्टीमेटली उससे सभी तरह के व्यवसायों को फायदा होने वाला है। मुख्यतः अगर राजस्थान के दृश्य से देखा जाए तो जेमदेन ज्वेलरी पे जो ड्यूटी रिड्यूस करी है कलर्ड स्टोन्स के ऊपर, जो अपने इमिटेशन ज्वेलरी पे ड्यूटी बढ़ाई है, उससे प्रदेश की ज्वेलरी को काफी फायदा और प्रोत्साहन मिलेगा। और मेरा ये मानना है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ इमिटेशन ज्वेलरी और मेटल ज्वेलरी बना रहे हैं वो राजस्थान और गुजरात दोनों जगह से उनको फायदा मिलेगा और वो भारत में ही नहीं विदेश भर में कम्पीट कर पाएंगी। ये बहुत ही अच्छी चीज है। दूसरा, राजस्थान जैसे आपको मालूम है व्यापारियों का देश है, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रदेश है और उसमें जो डिजिटल करेंसी, क्लैरिटी ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हमारा सेस था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से वो कम करना, ये सब भी बहुत अच्छे और बड़े ही जिसे कहते हैं स्वागतम डिसीजंस हैं। बिकॉज लॉन्ग टर्म में क्या होता है, हम शेयर मार्केट में करें, चाहे इन्वेस्ट, चाहे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करें, चाहे हम और भी किसी जगह पे लैंड एंड बिल्डिंग में करें, वो एक अपने आप में बहुत फायदेमंद थी। तो इन 3-4 चीजों से मुझे लगता है कि प्रदेश के व्यापारियों को, प्रदेश के जौहरियों को और ज्वेलरी से जुड़े व्यवसायों को और दूरगामी एमएसएमई को मेरे हिसाब से काफी फायदा। जी, इस बजट से रोजगार जनरेशन कितना होने की उम्मीद है आपको, किन क्षेत्रों में होने की उम्मीद है? देखिए, मेरा ये मानना है कि क्योंकि भारत सरकार की ऑलरेडी एमएसएमई की जो स्कीम है वो काफी सुदृढ़ और काफी मजबूत है। मेरा ये मानना है कि उससे रोजगार के क्षेत्र जो हैं, ओडीओपी स्कीम है, भारत की निर्यात के लिए पीएलआई स्कीम है, वो साल भर में स्कीम आती रहती है और वो जो स्कीम आई हुई है वो आप ये समझिए कि उन सबसे ऑलरेडी रोजगार ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। आज आप देखिए आईटी इंडस्ट्री में तो पलायन इतना हो रहा है कि रोजगार और मतलब एम्प्लॉय मिलने ही मुश्किल हो गए। तो मेरा ये मानना है कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हर तरह के व्यवसाय को बढ़ा, हस्तकरघा और हस्त निर्मित जो कालीन या फर्नीचर है उसमें भी आप देखिए कि विभिन्न स्कीम्स के जरिए रोजगार बढ़ रहा है, ऑलरेडी निर्यात बढ़ रहा है। भारत की जो रोड टैप की स्कीम है, जो ड्यूटी का सेस पहले नहीं मिलता था वो मिल रहा है। खाली कंटेनर के जो फ्रेट है जिसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, वो अगर कम हो जाए तो आप देखेंगे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट और हैंडीक्राफ्ट में और कारपेट के सेक्टर में भी काफी दूरगामी फायदे होंगे। जी, तो इससे हस्तशिल्प के क्षेत्र में भी निर्यात बढ़ने की उम्मीद है? जी बिल्कुल उम्मीद है। थोड़ा सा हमको चाइना जैसे कंट्री से कम्पीट करने के लिए रेट इंटरेस्ट की सबवेंशन बढ़ा दी गई है। जो भी प्रोत्साहन हमको मिल रहे थे वो सदैव मिलते रह रहे हैं और मिलते रह रहे हैं बढ़ा। तो मेरे ख्याल से हम और एक्सपोर्ट जो है हैंडीक्राफ्ट में और कारपेट में 15 से 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है, आईटी और सर्विसेज में बढ़ रहा है। तो वो सब तरह से देश के लिए बहुत ही मेरे हिसाब से अच्छी चीज। श्रोताओं, उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारी हमने उपलब्ध कराई वह आपके लिए लाभप्रद रहेगी। ऐसी ही अन्य जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी रितिका गुप्ता को दीजिए अनुमति। जाने से पहले आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम के लिए हमें तकनीकी सहयोग दिया ओपी शर्मा ने, संपादन ऋषि कुमार शर्मा और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कुमार कालभोर।